राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राव स्वागत करता हूं अपना एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। जो कि आज का जो एजुकेशनल वीडियो होने वाला है वो भी बीएससी सेकंड सेम के फिजिक्स के पेपर के ऊपर होने वाला है। और केमिस्ट्री के पेपर के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स और मैथ्स के पेपर लेकर आओ। फिलहाल जिस पैटर्न से पिछली बार डाले थे मैंने इस फर्स्ट सेम में पेपर, उसी टाइम से उसी तरीके से मैं इस बार PIQ डाल दूँगा। जैसे जिसका पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले वो पेपर डाल दूँगा मैं। आज तो मैं बहुत दिन पहले डाला हूँ, इसके बाद 3 दिन और बचते हैं आपके पास आज के दिन के बाद। तो काफ़ी केमिस्ट्री के पेपर तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का अच्छा ही रहा होगा, और पेपर भी क्योंकि 90% तो पिछले PIQ से ही आया था वह जो मैंने डाला था वीडियो उस पर। बाकी अब देखते हैं फिजिक्स का क्या रहता है। बाकी ऐसा है भी नहीं कि हर साल इजी आ जाए वो आ जाए। पिछली बार देख सकते थे आप फर्स्ट सेम में जो फिजिक्स का पेपर था वो एक चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन डालते थे उन्होंने, सेकेंड चैप्टर से। तो बहुत पेपर तो सबको टफ लगा ही था क्योंकि सबको ने सोचा था कि उस चैप्टर से उतना आएगा नहीं, बट ये हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आप देख लेते हैं सेकेंड सेम का जो फिजिक्स का पेपर है होना तो 26 तारीख है सोमवार को, बट मैं पेपर आज डाल देता हूँ 22 तारीख को, ताकि आपको भी मदद मिल जाए। फिलहाल मैं बना तो उसको 22 तारीख को रहा हूँ, बट पता नहीं नेट की वजह से कब आ पाएगी ये वीडियो, उतना कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो PSC सेकेंड सेम का फिजिक्स का पेपर है, तो इसका जो प्रश्न इसका नाम जो होता है, मतलब जो बुक है उसका नाम क्या था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका आपको बताइए कि सेक्शन 1 में 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन B में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, और सेक्शन B में पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल पेपर बन जाता है कितने का बन जाता है, 75 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए देख सकते हैं आप। मैं केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ूंगा और सॉल्यूशन दिखा दूंगा आपको, बाकी आपने ही करना है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, और इतनी लंबी वीडियो गाइस देखना भी कोई नहीं चाहता आज के टाइम में। इतना फालतू टाइम तो किसी के पास है नहीं कि वो इतना देगा, मगर बहुतों को लगता है फालतू टाइम। अब अगर मैं बताने भी चलेगा तो फिर बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं शॉर्ट आंसर जो भी हैं उनको कवर कर लूँ। ठीक है, तो सेक्शन ये है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब हमको दिखाना क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है वो किसके बराबर है, -डेल्टा V के बराबर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसको आराम से रुक करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, कैसे सॉल्व कर रखा है उसको, उसी मेथड से करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। देख सकते हैं आप, फिर ये है, रुक कर भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत कमेंट में बता दीजिए। ज़्यादा की उम्मीद है तो आज तक कोई कमेंट आया ही नहीं है कि ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि विद्वान तो हुए ही आप लोग। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, मतलब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके बाई यूजिंग गॉस लॉ की। गॉस लॉ की यूज़ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पे एट अ डिस्टेंस r जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर देना उसके बाद इसको देख सकते हैं, और कहीं पर समझ नहीं आता मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो इसका जो निकल जाएगा क्वेश्चन आएगी E = 1/4πε0.Q/r²। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ करंट डेंसिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एक्सप्लेन। तो करंट डेंसिटी क्या होती है वो दिखानी है, और एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और आपने ध्यान दिया होगा कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपकी किस में आई थी, इंटरनल में भी आई थी। बाकी ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी 2-3 मेथडों से एक ही मेथड से करके जाइएगा। 2-3 में ध्यान नहीं देना, अगर आप 2-3 से करने जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये पक्का है, क्योंकि प्रेशर भी रहता है ऊपर से। फिर एक मेथड करने के चक्कर में वहाँ दोनों मेथड मिक्स हो जाते हैं और लास्ट में सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो हमारा करंट डेंसिटी, देन उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब आशा है मैंने इस मेथड से किया है, तो आप किस मेथड से कर सकते हो आपके हाथ में है। हर किसी का मेथड अलग अलग हो सकता है। कोई यूट्यूब से पढ़ता है, कोई बुक से पढ़ता है, कोई कहीं से पढ़ता है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन।
और गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि व्हाट इज स्टेडी करंट। ठीक है, जैसे मैंने फॉर स्टेडी करंट के लिए यहाँ पे निकाली, और ये पिछले सेम में भी आया था, फर्स्ट सेम में फिजिक्स के पेपर में, व्हाट इज स्टेडी करंट, तो इसको भी पढ़ लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। तो मैं कह रहा हूँ पिछले साल का पेपर ना बहुत इजी आया था, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, तीनों में बहुत इजी आया था। बट पता नहीं इस बार क्या होता है, यह आप पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे, लक पे भी बात होती है ना कई इन चीज़ों में लक चलता है। बाकी आप सॉल्यूशन आराम से देख सकते हैं, मैं बता नहीं रहा कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उससे, मेरा ज़्यादा उद्देश्य नहीं कि बहुत लंबी वीडियो बना दूँ, क्योंकि बोलने में तो वही क्या ही आ रहा है, खाली पढ़ना ही जाना था मैंने, बस कहीं पर समझ में नहीं आ रहा मतलब आपको क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वहाँ पे आप टैप पिन करके मुझे बता दीजिएगा। ये था नॉन पोलर, फिर उसकी एग्जाम्पल। देखिए उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट लॉरेंज ड्यूट थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए लॉरेंज ड्यूट थ्योरी क्या है उसको दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करा है। उसके बाद देख लेंगे आप, फिर उसके अजम्पशन लिखे हैं। पहले तो लॉरेंज ड्यूट थ्योरी के बारे में लिखा है कि कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। देन उसके बाद अजम्पशन जो कि इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, याद भी हो जाएंगे आपको। और लास्ट अजम्पशन। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, डिड्यूस द EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिड्यूस द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिव रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देख सकते हैं मैंने फिगर कैसे बना रखा है। ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो थ्योरी लिख रखी है इसको आप अपने हाथ से भी, अगर आप समझ गए ना उसको अपने हाथ से लिख सकते हैं, फिर अपने तरीके से जैसे समझ में आता है आपको वैसे कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, अब आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में, जो कि क्या है, न्यूमेरिकल है। तो गाइस फिजिक्स में ध्यान रखना कि फिजिक्स में जो पेपर बनता है 12th तक का, मतलब 12th तक का बेसिक था, मैंने उसमें बताया या तो 60% थ्योरी आएगी या 40% न्यूमेरिकल आएगा, या 40% थ्योरी आएगी या 60% न्यूमेरिकल आएगा। और वैसे ही यहाँ भी है, या तो 40% न्यूमेरिकल आएगा या 60% क्या आएगा आपका थ्योरी आएगा, या 60 न्यूमेरिकल 40 थ्योरी। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है सेवंथ, एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। कैलकुलेट द करंट, फेज एंगल ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, तो सॉल्व कर रखा है मैंने इसको। तो गाइस इसको जो न्यूमेरिकल हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं कई प्रकार, और हमको उतने तरीके से आते नहीं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं क्या ही करना, थ्योरी तो हम कर ही लेंगे। बट वैसे ही मेरा भी हाल है, बट मैंने भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के कर रखा है। अब आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप और अच्छे तरीके से मुझे बताइएगा। बाकी मैंने यहाँ पे गैस केवल IRMS निकाल रखे बस। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इतना तक सॉल्व किया था मैंने। बाकी इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट द करंट, करंट कर रखा है मैंने, फेज एंगल ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये मैंने नहीं किया है, बट मुझे आ भी नहीं था, तो मैंने कहा इसको छोड़ देता हूँ। और कहीं से कोई सोर्स भी नहीं है, जब सोर्स आएगा मैं इसको डाल दूंगा। बाकी फिलहाल इतना ही कर रखा है मैंने। हाँ, आपको अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि मुझे हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है, मैंने कर रखा है, तो आप मुझे बताना। इससे क्या हो सकता है कि मेरा भी अच्छा हो सकता है, मैं भी कुछ ऐसे सीख सकता हूँ। ठीक है, तो आप सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिश द रिलेशन D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर। तो अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइज। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो हम डी से दिखाते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और कैसे ड्रॉ बनाना है, कैसे लिखना है, देखना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, और इक्वेशन बनाते चलना है।
और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं पर समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं थोड़ा हाईलाइटर से वो करके मेन मेन चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिलेशन आ चुका है। अब आते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, सेक्शन ए ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको सेक्शन ए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर गाइस मैं कह रहा हूँ कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि आप व्यूज़ तो आते हैं बट उतने सब्सक्राइब नहीं होते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ऊपर से लाइक तो आते ही नहीं है, मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ उतने लेट में डालता हूँ, उस हिसाब से व्यूज़ अच्छे आते हैं, बट लाइक बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक भी आए, तो थोड़ा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत, कि हाँ यार मैं और इससे अगली जो वीडियो डालूँ और अच्छे से डालूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करके डालूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें, ठीक है। बाकी अब आपके हाथ में, बाकी मेरा तो ये, मुझे तो अच्छा लगता है बस वीडियो डालना वो डालना। बाकी मेरा ऐसे वो भी है भी नहीं कि मैं क्या ही करूँ इससे, कोई अर्निंग का तो मुझे कुछ है ही नहीं, ठीक है। खाली नॉर्मल डाल लेता हूँ। अगर किसी को लगता हो कि यार हाँ ये उसका डालता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सॉल्व वगैरह मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ साथ और लोगों का भी इससे को, ठीक है। ये मेरे क्या रहती है, एक वो रहती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं छोड़ो, रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि पर क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और फिर 3 करने होते हैं। और पर क्वेश्चन का कितने का होता है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो कैसे करना है आप वैसे भी देख लेना है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड डिफाइन इट्स कोफिशिएंट, ड्राइव द रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन को दिखाना है, फिर उसका कोफिशिएंट को डिफाइन करना है, फिर डिराइव करना है हमने, फिर प्रूव करना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर या ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो मैंने लिख कैसे कहा, मैंने सॉल्व कैसे करके आप वैसे देखिए, आराम से देख लीजिए, उसको समझते जाने हैं आपने, ठीक है। अगर वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है बताना पहले, क्योंकि फ़ोन 4-5 साल हो चुके हैं फ़ोन को, तो इस एक ही सी फ़ोन से बनाता हूँ, और स्टोरेज भी कम वाला ही है, 464 वाला ही है रैम रोम। तो फिर वीडियो तुरंत डालने के बाद मेरे को काटनी भी पड़ जाती है, क्योंकि सेकंड वीडियोज़ के लिए ना, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, ताकि फिर स्टोरेज बहुत बढ़ जाता है गाइस। ये तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन था। अब उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी देख लिया आपने। और देन उसके बाद इसका जो ऐसा यूनिट होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो क्या होती है, हिंदी होती है। मुझे तो गैस पता ही नहीं था, ये सेकंड सेम में आ गया पता चला कि मतलब हम हिंदी में पढ़े ना, स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण, ठीक है, ऐसे मतलब वाला, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है स्वप्रेरक वाला। शायद इसको कुछ, अब मैं इसको भूल गया इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, कुछ अनुप्रेरण 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 है कुछ, अनुप्रेरकत्व तो कुछ कुछ ऐसे टाइप का कहते हैं। अब देखो, आप बोला भी नहीं जा रहा हिंदी में, तो मुझे सेकंड टाइम में आके पता चला कि इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, इसको कहते हैं। तो ये है, इंग्लिश ऐसी है। 10 बार की गैस रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा 3 है ना आपकी, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन वो 5 मार्क्स का आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट भी 5 मार्क्स का आ गया, और ये भी 5 मार्क्स का, तो इसका बन गया 15 मार्क्स से क्वेश्चन बन गया आपका पूरा, ठीक है। तो एक मैंने ड्रॉ कैसे बना रखा है, कैसे समझा रखा है आपको, हर चीज़ को देखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन अब तो हम प्रिटेंड भी नहीं कि इस बार आ जाए, बट आपको क्या है देखते फिर भी चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आते हैं, कभी कभार दे देते हैं। अब वो आपकी किस्मत में डिपेंड करता है कि कैसे ऊपर आता है, ठीक है। बाकी बहुत लंबेगा ये 15 मार्क्स का है, तो पूरा हिसाब लेगा ही वे। तो आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं, इसको पॉज करके नहीं भी देख सकते तो स्क्रीन शॉट देख के कर सकते हैं। अगर आपका नेट नहीं है, किसी से हॉटस्पॉट लेके काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में देख सकते हैं आप। तो ये जहाँ पर हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। अब आ रहे हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है ड्यू टू किसके कारण, और आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे करके, कैसे ड्रॉ बना रखे, कैसे एक्सप्लेन करके है। आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसमें पूरी कैलकुलेशन है, मतलब कैसे कैसे करना है बेस्ट, ठीक है। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप मैथ्स वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। और मैथ्स वालों की तो फिजिक्स से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल को ये कहीं भी कुछ फॉर्मूला लगना है, कहीं भी कुछ लेट करना है, मानना है कभी, ठीक है। आराम से देख सकते हैं। बाकी इस कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की जो आईपीएल चल रहा है आजकल, उसमें फेवरेट टीम कौन सी है, और इस बार किसको फाइनल जीतना चाहिए, ठीक है। और कौन सी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इन चीज़ों के बारे में बताइए, थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना इन चीज़ों में। जैसे अभी 11th क्वेश्चन आ गया, एक और न्यूमेरिकल आया है। एन एयर कोर solenoid of 80 centimeter length has 500 turns and its cross section has a diameter of 2 centimeter. Calculate first है self inductance of the solenoid, second है the rate of change of current in the solenoid that will produce a self induced EMF of 0.3 volt. ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, तो तभी कहता हूँ कि यार न्यूमेरिकल ना जो होते हैं ना शॉर्ट भी होते हैं, जल्दी भी काम बन जाता है इनसे, लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है आपको इसमें ना, तो देखो कैसे सॉल्व करके है मैंने। और गाइस मैंने खुद से नहीं कर रखा है, बट ये जो मैंने बुक की हेल्प से कर रखा है, बुक में था ये वाला क्वेश्चन, तो कभी एक बार देखना है बुक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था, उससे समझ में आ गया था मुझे, ठीक है। क्योंकि अब इतना लंबा क्वेश्चन कभी न्यूमेरिकल करे नहीं है, चाहे वो ट्वेल्थ तक भी कभी नहीं करे थे ज़्यादा, कभी कभार एक दो तुक्के लगे तो लगे। और उसका सेकंड पार्ट यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट। तो गाइस यहाँ पर जो ये वाला 11th क्वेश्चन है खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं गाइस 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइव द क्लॉसियस-मोशेटी इक्वेशन, हाउ दिस इक्वेशन इज मॉडिफाइड बाय डिवाई। आपको ये भी पता होगा कि एक डिवाई बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये भी हमेशा ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में था एक जगह पे, कहीं भी मैं देख रहा था तभी, ठीक है। तो अब क्लॉसियस-मोशेटी इक्वेशन क्या है, आप आराम से देख सकते हैं, इसको मैंने कैसे लिख रखा है, कैसे नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी है, अच्छे से समझ लेना बस। लिखना कैसे, लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए ना आपको बस। हाँ, होता है कभी एग्ज़ाम में जल्दबाजी के चक्कर में ना छूट जाती है कोई चीज़ें, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना इन चीज़ों पे, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ तो समझिए, यहाँ तक तो मैंने उसके बारे में समझाया था, फिर यहाँ पे डेरिवेशन कर रखा है उसका, ठीक है। कहीं भी समझ में नहीं आता तो मुझे तुरंत पूछ लेना। वहाँ पे देख सकते हो दोबारा कैसे कर रखा है मैंने इसको, आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। पॉज करके रुक करके आराम से देखें। तो जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन निकली, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, यही कि हमारी क्या है, क्लॉसियस-मोशेटी इक्वेशन। और इसमें द डिवाई इक्वेशन भी निकालना है हमको, क्या निकालना है, डिवाई इक्वेशन। तो डिवाई इक्वेशन के बारे में भी लिखा है मैंने, देखना है, फिगर भी बना रखे हैं, कैसे समझने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिवाई इक्वेशन। अब लास्ट क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव वाइडमैन-फ्रंज लॉ। मुझे गाइस ये लगाना कि ये वाला क्वेश्चन इन्होंने 15 मार्क्स में क्यों दिया, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन है और इतना शॉर्ट है ना, मतलब अगर आपको इस बार भी आ जाने वाला क्वेश्चन तो इसको छोड़ना ही मत, ठीक है, बहुत ईजी है। स्टेट एंड प्रूव वाइडमैन-फ्रंज लॉ, तो पहले वाइडमैन-फ्रंज लॉ का, फिर स्टेटमेंट डाला हेडिंग, फिर स्टेटमेंट लिख दी उसकी, ठीक है। देन उसके बाद ये लिखते रहा इसका, यहाँ तक तो उसके बारे में हो गया। फिर प्रूफ करने के बारे जब आती है, प्रूफ इसका इतना ईजी है ना गाइस, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आप, अच्छे देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, बहुत ईजी है। बस गाइस यही था अपना आपका पेपर, और यहाँ पे ये होता है फिनिश।
जो मैंने 7th क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने कहा था कि मैंने केवल करंट निकाला है, बाकी फेजेस, बाकी आगे इंडक्टेंस जो भी है आप निकाल लेना। अगर आपने करा होगा तो पहले से वो वाला क्वेश्चन तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में, मैंने कर रखा है तो मुझे भी भेज देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जैसे लाइक करें, और कहीं पे समझ में आता है या नहीं भी आता है तो तब भी कमेंट करें, कमेंट करना है बेस्ट, आता है नहीं आता तब भी कमेंट करना है, ठीक है। और नेट का इशू है, बट अगर आज नहीं आ पाएगी तो कल तक आ जाएगी वीडियो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सभी को इस पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए राधे राधे।